वर्णों की संख्या 52। स्वर कितने हो गए 11, व्यंजन कितने हो गए 39। दो क्या होते हैं अयोगवा। ठीक है, स्वर 11 कौन कौन से होते हैं? अ, आ, छोटी, बड़ी, री, आ ई, फिर ना फिर आ जाएगा उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। और ये क्या हो गए अंग और अ। ये दोनों क्या है अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं? जो ना स्वर हो ना व्यंजन हो, जो ना स्वर है ना व्यंजन है, वो क्या है अयोगवा। देखो 39, 11, 50 और 2 52, टोटल हो गए ना 52। सही है ना? तो स्वरों की संख्या समझ में आई। अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ जैसे स्वर को दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4, दीर्घ की 7, 7 4 11 हो गई ना। तो ये ह्रस्व दीर्घ जो है ना, यहां पे पढ़ लोगे तो फिर ये काम आता है कहां पे? छंद में। छंद पढ़ा था ना उस दिन, ठीक है, जो काउंट करते हैं लघु गुरु, तो इनको क्या बोलते हैं? लघु। इनको क्या बोलते हैं? यही था ना। तो ह्रस्व कौन कौन से होते हैं? अ ह्रस्व होता है, छोटी ह्रस्व होती है, री ह्रस्व होता है, उ ह्रस्व होता है। समझ आई बात? ये क्या है? ह्रस्व है। तो ये कहा यहीं पे लिखते हैं। जो ह्रस्व स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? अ, ठीक है, अ, फिर छोटी ई, छोटा उ और री। ये चारों क्या हैं? ह्रस्व हैं। अब बचे हुए 7 क्या हो गए? दीर्घ। उनकी संख्या में लिखते हैं। बचे हुए 7 क्या हो गए? दीर्घ। क्या बच गया? आ। क्या बच गया? बड़ी। क्या बच गया? बड़ा उ। क्या बच गया? ए, ऐ, ओ और औ। अच्छा, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। ये क्या होते हैं? ये ऐसे स्वर हैं चारों जो दो स्वरों से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? दो स्वरों से मिलकर बने हैं। ए ऐ ओ औ कितने स्वरों से मिलकर बने हैं? 2 से। इसीलिए इन चारों क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। ये किसमें आते हैं? दीर्घ स्वर में। किसमें आते हैं? दीर्घ स्वर में। तो देख ले यहाँ पे, देखो ए किससे मिलकर बना है? ए मिलकर बना है अ और ई से। ये कहां पढ़ोगे आप? संधि में काम आएगा। अ ई मिलके ए हो जाता है, गुण संधि। कौन संधि? पढ़ने वालों ना, ई कोई लड़ची नहीं पढ़ा? अच्छा, वो यार संधि हो गया। तो अ ई मिलके ए हो जाता है। आय क्या होगा? देखो आय बनाने के लिए क्या करोगे? अ तो होगा प्लस ये वाला ए, क्या बन गया? आय। देखो दो स्वर से मिलके बनाया नहीं है आय। अच्छा, ओ किससे मिलके बना होगा? अ और उ से। किससे मिलकर बना है? अ और उ से। अ किससे मिलकर बना है? अ और औ से। किससे? ओ से। अ और ओ से। इसीलिए इन चारों क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बने हैं। बात समझ में आई? देखो स्वर पढ़ रहे हैं हम। स्वर कितने होते हैं? टोटल 11। कितने हुए? 11। ये देख लिए 11। इनमें से 4 छोटे होते हैं, 4 बड़े होते हैं। छोटे वालों को ह्रस्व स्वर, बड़े वालों को दीर्घ स्वर। एक और होता है जिसे बोलते हैं प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। जैसे प्लुत स्वर ये होता है ओम। ओम का जो सिंबल होता है, ठीक है, ये नहीं होगा ऊपर। प्लुत स्वर का सिंबल ये होता है ओम। जैसे आप ओम लिखते हो ना, ओम यहां लिखते हैं, जैसे ओम लिखा होता है ना, ओम ऐसे होता है ना लिखा हुआ, देखा होगा ना। देखो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इनका विभाजन क्यों अलग अलग किया गया? जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगे, जिनका उच्चारण करने में कम समय लगे ह्रस्व, जिनका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगे किसकी अपेक्षा? ह्रस्व की अपेक्षा, वो क्या होंगे? दीर्घ स्वर होंगे। क्या होंगे? दीर्घ। और जिनका उच्चारण करने में सबसे ज्यादा समय लगे वो कौन सा होता है? प्लुत वाला। जैसे ओम बोलते हो ना, ओ, देखो जैसे आप बोलते हो ना ओ और म, ओ बोलोगे फिर म बोलने में आप टाइम लोगे ना, जैसे नहीं होता ऋषि मुनि लिखा हुआ ओ, ऐसे करके बोलते हैं ना। लेकिन ओ के बाद जो बीच में साउंड रुका हुआ है वो यही प्लुत स्वर है। आ रही बात समझ में? जैसे आपको ई बोलना है ना, जैसे मान लो आपको बोलना है क्या, एग्जाम्पल दे, गिर। क्या बोलना है? गिर। तो ये छोटी है,
तो क्या बोलोगे? गिर, गिर। क्या बोलोगे? गिर। गिर में क्या है? छोटी है, तुरंत बोल दिया ना आपने, तुरंत बोल दिया तो ये कौन स्वर आएगा? ह्रस्व स्वर। अ बोलना है, मान लो आपको बोलना है खग। क्या बोलना है? खग। इसमें अ है, इसमें अ है, तो खग तुरंत खत्म हो गया, तो अ का साउंड है। जैसे बोलना होगा खाग बोलना होता ना, समझ पा रहे हो? या भाग बोलना होता तो आ का साउंड लगाते समय टाइम ज्यादा लगता। कु बोलना है, जैसे कुल। देखो एक ये होता है कुल और एक होता है कूल। क्या होता है? जस्ट कूल। एक कूल कौन सा वाला? इंग्लिश वाला नहीं होता है कूल? अरे कूल रहो, ठंडे रहो ना। एक होता है कुल, कुल मतलब टोटल। एक होता है कुल और एक होता है कूल। तो कुल बोलने में साउंड जल्दी ले रहे हो, कुल जल्दी बोल रहे हो, और एक होता है कूल, इसमें थोड़ा समय ज्यादा ले रहे हो आप। तो ये बड़ा ऊ है, इधर वाला क्या है? बड़ा ऊ। इधर वाला क्या है? छोटा ऊ। तो छोटा ऊ जो है उसको से बोलने में कम समय लग रहा है, इसीलिए कौन स्वर होगा? वो ह्रस्व। ज्यादा समय लगेगा तो कौन स्वर होगा? दीर्घ। आ रही है बात समझ में? हाँ, तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का विभाजन किस आधार पे किया गया है? उच्चारण के आधार पे। किस आधार पे? जिसका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगे दीर्घ, जिसका उच्चारण करने में कम समय लगे ह्रस्व। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 7, टोटल 11। प्लुत स्वरों को भी मानते हैं, मतलब जिसको बोलने में सबसे ज्यादा समय लगता है। इसका उदाहरण हमने बता दिया, यही होता है ओम ना। अगर पूछे प्लुत स्वर क्या होता है तो ले लोगे, लेकिन इसमें काउंट नहीं करते हैं उसको। आई बात समझ में? ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, कौन कौन से होते हैं? ये चारों जो दीर्घ स्वर हैं, ये चारों दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक से अधिक यानी 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। ये किससे मिलकर बना है? ये किससे देख लिया? स्वर समझ में आया? जैसे ह्रस्व स्वर है ना, कितने हैं? 11। जब हमने छंद पढ़ा था तो वहां पे बात हुई थी कि मात्राएं कितनी होती हैं? 10। मात्राएं कितनी होती हैं? 10। कितनी होती है? 10। अच्छा, मात्रा किसमें मिलती है? व्यंजनों में कि स्वर में? स्वर में। किसमें मिलती है? यानी ये जो दिख रहा है ना, वो 11 यही क्या है? मात्रा है। लेकिन ये कितने हैं? 11 है। कितने हैं? 11। लेकिन हमने बताया मात्रा कितनी होती है? 10। मात्राएं होती है 10। तो इसमें से एक ऐसा है जो मात्रा नहीं है, वो कौन सा है? अ की मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, री की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। ये टोटल क्या है? ये 10। ये टोटल क्या है? 10 मात्राएं हैं। क्या है? मात्राएं। तो याद रखना, मात्राओं की संख्या 10, स्वरों की संख्या 11। आई बात समझ में? अच्छा, अब इनमें ये पूछ देता है कि स्वर में एक स्त्रीलिंग स्वर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग स्वर। स्त्रीलिंग स्वर। स्त्रीलिंग स्वर कौन कौन से होते हैं? पूछे आपसे। तो स्त्रीलिंग स्वर कौन कौन से होते हैं? ई हो गया, बड़ी हो गया और री हो गया। ये 3 क्या होंगे? स्त्रीलिंग स्वर होंगे। क्या होंगे? ये स्त्रीलिंग स्वर होंगे। ठीक है? ई ई री, ई ई री, छोटी बड़ी री। हाँ, वर्ण क्या? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है ना। संख्या कितनी होती है वर्णों की? 52। उसमें से 2 भागों में बांटा गया। स्वर 11, व्यंजन 39। 39 11 50। 2 क्या है? अयोगवा। अयोगवा में क्या हो गया? अंग और अच्छा, अंग को अनुस्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। ये भी लिख लेना। अ को क्या कहते हैं? विसर्ग। ये तो जानते ही होंगे, विसर्ग का नाम तो सुना ही होगा ना। अनुस्वार क्या होता है? जिसपे अंग की मात्रा होती है। विसर्ग क्या होता है? जिसपे अ की मात्रा होती है ना। मात्रा नहीं कह सकते, सॉरी। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। अ को क्या कहते हैं? विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। अच्छा, स्वर को अच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच। और व्यंजन क्या बोलते हैं? हल। अगर मान लो ऐसे पूछे अच किसे कहते हैं, तो अच कहते हैं किसको? स्वर को। और हल कहते हैं किसको? व्यंजन को। ठीक है? स्वरों की संख्या 11। अ आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ई री, ए ऐ ओ हो गया ना। इसमें से स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन मात्राएं कितनी है? 10। कौन सी मात्रा नहीं होती है? अ की मात्रा को छोड़कर सारे के सारे स्वर क्या है? मात्रा है। इतनी बात समझ में आई? स्त्रीलिंग स्वर कौन कौन से हैं? छोटी, बड़ी और री। इतनी बात समझ में आई? स्वर की पहचान हो गई। स्वर में 2 टाइप के करे थे, दीर्घ और ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व 4, दीर्घ और दीर्घ कितने? 7। प्लुत कितना होता है? सिर्फ 1, ओम वाला ना। अच्छा, ह्रस्व में 4 देख ही लिए हमने। ह्रस्व क्यों है? उच्चारण करने में कम समय लगता है। दीर्घ क्यों है? इनकी अपेक्षा ज्यादा समय लगता है ना। 7 हो गई। इन 7 में ये 4 क्या हो गए?
संयुक्त स्वर हो गए। क्यों संयुक्त स्वर हो गए? क्योंकि किसी दो स्वर से मिलके बने हैं। ठीक है इतनी बात? हाँ अच्छा, अब हम देखेंगे स्वरों का विभाजन, मतलब स्वरों को कैसे बांटा गया है जीभ के आधार पे ना, मुखाकृति के आधार पे। जैसे ऊ बोलोगे तो मुंह कैसा बनेगा, ई बोलोगे तो मुंह कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये देखेंगे अब। इस में अच हल क्या होता है, अच क्या होता है, हल क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम स्वरों का विभाजन। कंफ्यूजन है ना? अरे कहा अ से लेके कहां तक का बात पहले, अ तक का बात पहले, ये बात पहले ना। इनमें कहा अ से लेके अ तक का बात पहले में अ आ छोटी बड़ी री उ उ ए ऐ ओ औ यहां तक का बात पहले। इनमें चार के छोटका छोटका रस्व हुआ। छोटका छोटका का मतलब का आई छोटा एक बड़का आई है, एक छोटा आई छोटा आइयो छोटा एगो को ठाला आइयो छोटा ई चारों का हुआ हरस्व हुआ। और जब बच गए साथ वो का हुआ दीर्घ, बात खत्म। इनमें क्या करेंगे ना हो। अच्छा हर स्वर को अच कहते हैं। संख्या कितनी होती है 11। और को हटाओ मात्रा हो गए सारे के सारे, मात्राओं की संख्या 10। कोई सवाल पूछे बताओ मात्राएं व्यंजन में होती है कि स्वर में होती है? मात्राएं किस में होती हैं? स्वर ही मात्रा होते हैं। स्वर ही क्या होते हैं? मात्रा होते हैं। किसको छोड़ के? अ को छोड़ के। किसको छोड़ के? अ को छोड़ के। इसमें और क्या बताया हमने? कुछ दो अयोवा है, अंग और अंग को अनुस्वार कहते हैं, अ को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इतनी बात सही है? अच्छा, इसमें ये भी आता है कि मूल स्वर क्या होते हैं। अरे भैया मूल स्वर कहाँ हुआ? जौन कोई की सहायता से ना बनल हो। तो मूल हाई अमूल स्वर हो कि ना? हाई को मूल स्वर हुआ, हाई चार मूल स्वर ना हुआ। अब आ कौन सा मूल स्वर है? दीर्घ की हरस्व? दीर्घ मूल स्वर है। आ कौन सा मूल स्वर? मतलब जो मूल है, जो किसी की सहायता से मिले। ये चारों किसी की सहायता से बने हैं तो ये चारों मूल स्वर नहीं होंगे। ए आई ओ, बाकी सारे मूल स्वर हैं। उसमें से कुछ हरस्व मूल स्वर हैं 4 ठो, और 3 ठो क्या है? दीर्घ मूल स्वर। तीन ही बचेंगे ना। एक तो आ बचेगा, बड़ी ही बच जाएगी, बड़ा हो बच जाएगा। ये 4 तो हो ही गए ना। इतनी सी बात है। स्वर, ठीक है। स्वर को पढ़ेंगे देखो 4 आधार पे ना। जीभ प्रयोग के आधार पे ना, जीभ प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। फिर पढ़ेंगे मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठ के आधार पे ना, ओष्ठ प्रयोग के आधार पे, ऐसे लिख लो, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ प्रयोग के आधार पर मुखाकृति, जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये क्या है? उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इस वाले को पढ़ेंगे कब? इस वाले को पढ़ेंगे हम व्यंजन के साथ। किसके साथ पढ़ेंगे? वही चार्ट बनाओगे, वही लेके समझ लेंगे ना। यहां लेके चलेंगे तो कंफ्यूज आ जाएगी। इसको किसके साथ पढ़ेंगे? व्यंजन के साथ। ठीक है, बाकी अभी 3 निपटाना है हमें। कौन कौन से? जीभ प्रयोग के आधार पे, मुखाकृति के आधार पे, ओष्ठ प्रयोग के आधार, यानी जीभ का प्रयोग करने पे कौन कौन से। जीभ में 3 हिस्से हैं। जीभ में कितने हिस्से हैं? 3, अग्र, मध्य और पश्च। आगे वाला हिस्सा अग्र, मध्य वाला हिस्सा मध्य, पीछे वाला हिस्सा जीभ का पश्च। तो कौन से हिस्से का यूज करके कौन से स्वर को बोला जाता है? जीभ के आधार पर हो जाएगा। मुखाकृति के आधार पे किस स्वर को बोलने पे कैसी मुख की आकृति बनती है। ओष्ठ के आधार पे ओठों का आकार कैसा हो जाता है कौन से स्वर को बोलने पे। ये 3 चीजें पढ़नी है हमें। समझ में आई बात? पहला है जीभ प्रयोग के आधार पे ना, जीभ के आधार पे या जीभ प्रयोग के आधार पे। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में ना। एक है अग्र भाग, फिर है मध्य, जीभ के मध्य भाग का यूज करके कौन सा स्वर बोल सकते हो आप, फिर है पश्च भाग। इसको याद रखना बड़ी बात होती है। ठीक, यही है ना बात। देखो जैसे अग्र भाग में कौन आता है? ए, ऐ, ई और ई, यही आता है ना। 4 ठो। कितने आते हैं? 4। पूछे अग्र भाग में कौन कौन सा यूज होता है? ए, कौन कौन सा उच्चारण हो सकता है स्वर का? ए, ऐ, ई। बीच में कौन सा होगा? अ। कौन सा होगा? अ। अब देखो 4 और 1 5 निकल गया, बचा वाला सारा इसमें रहेगा 6। कौन कौन बचेगा? 6 जितना भी बच गया।
कौन कौन सा बच गया? आ बच गया, आ छोटी बड़ी ऊ हो गया, बड़ा ऊ ओ और औ ये हो। जीव प्रयोग पे क्या हो गया? जीव प्रयोग पे स्वरों का वर्गीकरण अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग में क्या क्या होगा? ए और ई। जैसे इसको ऐसे याद किया था हम लोगों ने, ट्रिक बनाई थी ना। जैसे मान लो चिकन उकिन आवेले गांव में कौन सी चीज का? हाँ लाइट का। तो जो जेई होता है, जेई से एक पोस्ट ऊपर होता है एई करके ना, तो जो एई होता है वो आगे आगे चलता है। वो क्या चलता है? आगे आगे ना। अरे जो मेन है वो आगे चलेगा ना, फिर उसके पीछे रहते हैं। तो बीच वाला जो चलता है, और देखो एक आगे आगे चलेगा, एक बीच में चलेगा कोई, और बाकी गोल कहाँ रहेगी? सब पीछे से चलेगी। यही है ना चिकन है। तो जो ए होता है वो ए कहाँ चलता है? आगे आगे। तो ए से ए वाला ग्रुप कर लेना, ए है। ई से कौन सा वाला ग्रुप? ई हो जाएगा ना। ए ई ई, ये आगे आगे चलता है, मतलब ए आगे आगे चलता है, ऐसे याद हो जाएगा। अग्र भाग में कौन कौन आएगा? ए आएगा किसमें? अग्र भाग में। किसमें आएगा? ए आए ई आ जाएगा, ई और ई आगे आगे। अब जो बीच में चलेगा, अब मान लो खेत में चेकिंग आ गई ना, ढेला में ढगराज चली, तो जब बीच में चली वो से कौन मतलब भाई? खर मुंह भाई देखो वो यार खंभा बता के उससे कोई बात। बीच में चल रहा है वो अकेला चल रहा है, बीच में कौन चल रहा है? वो अकेला। बाकी जो कागज वो ले ले हम पूरा अपन जो प्लास ले ले वो सब पीछे हुआ। जब बीच में चलता है वो जे हिसाब का माला चमचा आओ दौड़ के पकड़ल चाहते हैं लेकिन यहाँ नहीं चला माला रखो ना। तो जब बीच में चलता है मुंह बाकी ना ऐसे चलेगा, ठीक है। तो जो बीच में चलेगा वो मतलब ऐसे ज्यादा आ नहीं करेगा। पहली बार इसको ऐसे बता दिया था ना, आ करके, तो अ करके ऐसे ना, तो अ वाला जैसे कुछ भी यही साहब बोलेंगे, मान लो ये बोलेगा कि अरे यार ये लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो बस इतना ही बोलेगा ना, वो कुछ पता थोड़ी ना, वो संगे है, ठीक है, प्राइवेट कर्मचारी है कौन बेचारा। तो बीच में आ जाएगा, बचे हुए किस में आ जाएंगे? बचे हुए किस में आ जाएंगे? फर्स्ट भाग में। आई बात समझ में? ऐसे याद कर लोगे। देखो इसमें याद इतना रखना, जीव के प्रयोग पे आगे वाला हिस्सा अग्र भाग ए आगे चलेगा, ए ई आगे हो गया, बीच वाला ना और बाकी बचे हुए सारे किसमें? फर्स्ट भाग में। सही है इतनी बात? हाँ, जीव के प्रयोग में समझाया। अगला लिखो मुखा, उसके आधार पे, ओष्ठ के आधार पे, मुखाकृति या ओष्ठ कौन सा लिखवाएं? ओष्ठ ही लिख लो चलो। अगला लिख लो ओष्ठ के आधार पे। देखो ओष्ठ के आधार पे जिन स्वरों का उच्चारण करने पे ओठ की आकृति गोल हो जाए वो वृत्तमुखी। कैसे? वृत्तमुखी। और जिनको बोलने में वृत्ताकार ना बने वो अवृत्तमुखी। कैसे? ये तो आसान है बोलना, इसको तुरंत चेक कर लोगे। मैं क्या समझावे क्या? ऊ ओ लेकिन अगर आप दोनों बोला गोल ना बनेगी लिप्स। समझ में आई बात? हाँ ओके। हाँ अरे बताओ तो ओ ऐसे बोल बका ओ ठीक है। ऊ बड़ा ऊ ओ और औ कितने होते हैं ये? 4। बचे हुए सारे किसमें आ जाएंगे? री जो भी है सब इसी में आ जाएंगे ना। जैसे आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा हो गया, ए आए। सही है। ये सब किसमें आ जाएंगे? अवृत्त मुखी में। ठीक है। वो अवृत्त मुखी की संख्या कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई? सवाल आवेगा कि वृत्त बताओ निम्न में से वृत्त मुखी कौन सा है? 4 का ऑप्शन दे देगा ना। तो वृत्त मुखी इन चारों में जो होगा वही होगा। आई बात समझ में? हो कंफ्यूज नहीं हो ना? हाँ री भी आ जाएगा, इसी में कर लेना। नहीं है तो इसी में आएगा। और कहाँ आएगा वो? ठीक है, लिखा नहीं है बुक में लेकिन इसी में आएगा। अब इसमें नहीं आएगा तो इसी में आएगा, चाहे ऑप्शन में नहीं देगा। बात खत्म। अब क्या है? मुखाकृति के आधार पे। किसके आधार पे? मुखाकृति के आधार पे। मुखाकृति के आधार पे कितने होते हैं? समृद्ध, अर्ध समृद्ध ना, और क्या होता है? हाँ विवृत और अर्धविवृत। तो समृद्ध
समृद्ध वो होते हैं एकदम संकीर्ण, ई ना, समृद्ध। फिर होता है अर्ध समृद्ध, क्या होता है? अर्ध समृद्ध। फिर क्या होता है? अर्ध विपरीत कर लो, अर्ध विपरीत। फिर होता है विपरीत में आधा तो रहेगा, अर्ध विपरीत। फिर होता है विवृत या विपरीत, जो भी बोलना है बोलो। आई बात समझ में? तो समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विपरीत, अर्ध विपरीत, इनकी पहचान करें। देखो, समृद्ध वो स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में बहुत कम मुख खुलता है, जिनका उच्चारण करने में बहुत कम मुख खुलता है। अर्ध समृद्ध कौन स्वर होते हैं? जिनका उच्चारण करने में इनकी अपेक्षा ज्यादा मुख खुलता है, इनकी अपेक्षा ज्यादा मुख खुलता है। ठीक है। और विपरीत क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करने में विपरीत से कम और अर्ध समृद्ध से ज्यादा मुख खुलता है। ठीक है। और विपरीत क्या होता है? विपरीत वो होते हैं जिनका उच्चारण करने में सबसे ज्यादा मुख खुलता है। तो सबसे ज्यादा मुख किसका उच्चारण करने में खुलेगा? सोचा आ में ना हो, तो विपरीत में कौन आ जाएगी? ये तो क्लियर होगा। देखा, समृद्ध है जिनका उच्चारण करने में कम मुख खुलता है। तो सोचो, अब इनको ले जाओ आप गांव में, कहा जा? गांव। ऐसे कुछ मतलब गांव में क्या होता है, जो लोग ना चपलूसी सुन लेगा ना, चापलूसी चाहे चुगली चाहे बुराई ना, तो जो लोग जे ढेर इनकर उनकर करेला वो बहुत कम मुंह खोले ना, धीरे से बतिया के चल जाई ना वाला बहुत इनकर उनकर करेगी। जैसे लेडीज नहीं होती है कुछ, उन्हें काम में ये रही, तो तीन को लड़की है कुछ काम करी ना ठीक है, दूसरी को लड़की वाला काम करी और घर से फ्री है, उनका काम है उनके घर में का भर, उनके घर में का भर, ये सब देखा। तो इनकर उनकर बतिए खाली थी, सुबह उठिया उनकर बुराई, अच्छा भर ना 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 बस ये सब, मतलब इनकर उनकर जो बुराई करी, जे इनकर उनकर बुराई करी वो समृद्ध। समृद्ध मतलब कम मुंह खोलेंगी, सब बहुत कम बोली तो देखे लगी तो बोलबा ना करनी, लेकिन वो सबसे ज्यादा बात करनी, उनका काम है का इनकर उनकर बतिया हुआ। तो इनका उनका से ऐसे याद कर लो, ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, इनका उनका हो गया ना, हो गया ना इनका उनका, ई ऊ। जो लोग इनका उनका से ई से इनका, ऊ से उनका ऐसे कर लेना। जो लोग इनका उनका इनकी उनकी बात करते हैं वो कैसे स्वर में आते हैं? समृद्ध स्वर में। मुखाकृति का मतलब ये जिसमें मुख कम खुले ना, तो समृद्ध स्वर में मुख कम खुलता है जो इनकी उनकी बात करते हैं, सही है? हाँ। और जो अर्ध समृद्ध होते हैं वो इनसे ज्यादा मुख खोलते हैं, जिनका मुख समृद्ध से ज्यादा खुले वो अर्ध समृद्ध स्वर में आते हैं। तो जे तनी ज्यादा चुगली, मतलब जे तनी मानला चढ़ के चुगली बतिया वाला, जैसे माना जे डरा के चुगली करत था, वो तो इनका उनका धीरे धीरे बतिया के निकल रही ना, तो इनका उनका कम चुगली चोल खो रहा, इनका उनका बतिया धीरे से निकल रही है। जौन तरी माना घेंट हो, घेंट मतलब जब तरी ना का कजला मुंह बोल दिए, या फिर जो थेथर बोला था जौन बोला था ना, जो मतलब झगड़ालू टाइप के हैं वो अर्ध समृद्ध में आएंगे, इनसे ज्यादा मुंह खोलेंगे वो। लेकिन काम उन लोगों को चुगली वाला, वो कौन काम करी है? वो का करी है, ए का करत बा, ओ का करत बा ना, वो ए ओ कइले रही है, बस समझ में आवत का कर रही है, ए ये करत बा। उनका काम उनके देखबा तो दिमाग गरम रही, तो परेशान हो अपनी में आके टोकी आ ए ई का करत बा, लोग करता का करता ना। तो वो ए ओ वाले हैं, कौन से हैं वो? ए और ओ वाले, ए और ओ वाले, सही है? हाँ, ओ वाले वो कौन से आएंगे? ए और ओ वाले। विपरीत में कौन आ गया? विपरीत में जिसका उच्चारण करने में सबसे ज्यादा मुंह खुलता हो, तो आ बोलोगे सबसे ज्यादा मुंह नहीं खुलेगा। आ बोलने पे जितना आपका मुख खुलेगा उतना किसी भी स्वर को बोलोगे तो मुख नहीं खुलेगा, सही है? तो विपरीत में अकेला कौन आता है? आ। विपरीत में वो स्वर आता है जिसका उच्चारण करने पे सबसे ज्यादा मुख खुले। अच्छा, समृद्ध में वो स्वर आते हैं जिनका उच्चारण करने पे कम मुख खुले, ई ऊ। अर्ध समृद्ध में वो आते हैं, तो कैसे क्लासिफाइड किया गया है स्वरों को, बात समझ पा रहे हो? हाँ, अर्ध समृद्ध में वो आते हैं जिनका उच्चारण करने पे मुख खुले, लेकिन किससे ज्यादा खुले? समृद्ध से ज्यादा, मतलब नहीं के बराबर, बहुत कम खुले लेकिन थोड़ा ज्यादा खुले, किससे? समृद्ध से। तो हम लोग इसको ऐसे याद करेंगे, ये भी चुगलखोर, ये भी चुगलखोर, ये लेडीज वाले इनकी उनकी बात करते हैं, और ये एक देखा ना आदमी वो लेडीज से वाला गुण होगा उनके अंदर, वो अपने काम से मतलब ना रही, तो हर काम में जरूर टांग अड़ेंगे, ये तरह तू कुछ कर लो मेरा गुण बढ़ा देंगे ना, ये करता ये तो थोड़ी ना होगी, ऐसे होगी। तो वो लोग इसमें आएंगे ए और ओ में। हाँ, वो उनके अपने से मतलब ना, आपन घर मान ला जैसन भी है, खराब है, अपने घर पर ना ध्यान दिया, दूसरे के आगे राय नहीं है,
कि तू ऐसे ना ऐसे करवाना ना ठीक है, मोदी जी ना ऐसे, मोदी जी का ऐसे ना ऐसे करे चाह रहा है। आपने कहा हुआ अपने दुइयों से रकम महीना में, तो ए और ओ वो इसमें आ जाएंगे, विपरीत वाले में आ जाएंगे, बचे हुए सारे किसमें आ जाएंगे? और कौन कौन सा बच गया? देखो अ बच गया, नहीं है ना इसमें कहीं, आ गया, छोटी बड़ी आ गया, छोटा ओ बड़ा आ गया, ए आ गया, बड़ा ए नहीं आया ना, और नहीं आया ना, सही है, सही है ना। तो ये सारे किसमें आ जाएंगे? अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत में कितना मुख खुलता है? इससे ज्यादा, इससे कम। कंफर्म है? तो मुखाकृति के आधार पे देख लिया चार। यानी हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा, एक बार देख लेते हैं इसको। हमने ये पढ़ा कि स्वर के बारे में, देखा पूरा स्वर रिवीजन कर रहे हैं, जितना स्वर में पढ़नी है जा, तो कंफ्यूज हो गए भाई, ये पहली बार पढ़ा था कि अरे क्या होता है ना हो। अब देखा हम तो पूरा स्वर एक का नजर में ना होगा। मूवी आने से पहले ट्रेलर आता है, तो हमन का मूवी देखने के बाद ट्रेलर देख लेंगे, तो हमन की याद न करे क्या, देखो पूरा स्वर देख लो एक लाइन में, ये हो गया ना। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहले वर्ड। क्या पढ़ा? वर्ड। वर्डों की संख्या हमने कितनी देखी? 52। कितनी देखी? 52। ठीक है, वर्डों की संख्या हमने देखी 52। अब वर्ड क्या होते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ड। ये बात करी हमने। वर्डों की संख्या देखी हमने, कितने हो गए? 52। इसको वर्ड को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी देखी? 11। कितनी देखी? 11। व्यंजन कितने देखे? 39। तो 39 11 50 से हुआ। तो दो क्या थे? अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं? जो न स्वर है ना, ऐसे वर्ड जो न स्वर न व्यंजन, वो वर्ड क्या कहलाएंगे? अयोगवा। तो हमने देखा वर्ड को बांटा हमने स्वर और व्यंजन। व्यंजन की संख्या 39, स्वर की संख्या 11। ठीक है, 39 11 50। फिर हमने देखा था ये हो गए थे हमारे क्या? अयोगवा। अयोगवा। अयोगवा ऐसे स्वर होते हैं जो न ऐसे वर्ड, अयोगवा ऐसे वर्ड जो न स्वर है ना व्यंजन है। इनकी संख्या 2, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, जिसको अंग अ भी बोलते हो। अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों क्या हो गए? अयोगवा। याद रहेगा? अच्छा, वर्ड 52 याद रहेंगे, स्वर 11 याद रहेंगे, व्यंजन 39 याद रहेंगे। अभी हमने व्यंजन नहीं छुआ है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ स्वर। स्वर को हमने हरस और दीर्घ दो कैटेगरी बांटा। जिनका उच्चारण करने में कम समय लगे हरस्व, जिनका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगे दीर्घ। हरस्व की संख्या कितनी ली हमने? 4। दीर्घ की संख्या कितनी ली? 7। 7 4 11। हरस्व में कौन कौन हो गए? अ, छोटी, छोटा ऊ और री, यही ना हरस्व हुए। अच्छा, स्वरों की संख्या बचे हुए 7 क्या हो गए? दीर्घ हो गए। कर लोगे? स्वर 11। स्वर से हमें याद आया, अरे यार एक मात्रा भी होती है। क्या होती है? मात्रा। उसकी संख्या कितनी होती है? हिंदी में मात्राओं की संख्या 10। यानी 10 स्वर ऐसे हैं जो मात्रा भी हैं और स्वर भी हैं। एक वो कौन सा है जो सिर्फ स्वर है, मात्रा नहीं है? उसका नाम है अन्ना अ। कौन सा अ? अप्पा अ। ठीक है, आई बात समझ में? इतनी बात हो गई थी, अरे इतनी बात हो गई थी ना। प्लुत बता दिया था क्या होता है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा उच्चारण में समय लगे। अच्छा, अब हमने देखा कि स्वर में एक हमने देखा स्त्रीलिंग स्वर को भी डिफाइन किया गया है। क्या देखा हमने? कि स्त्रीलिंग स्वर भी पूछ देता है हमसे कि स्त्रीलिंग स्वर कौन कौन से होते हैं। तो छोटी ई, बड़ी ई और री, ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग स्वर है। क्या है? स्त्रीलिंग। कितनी बातें हो गई थी? कोई दिक्कत ना। हरस्व दीर्घ हो गया, मात्राएं हो गई। अच्छा, स्वर को अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। इतनी बातें भी देख ली थी हमने। अब हमने क्या किया था? स्वरों का वर्गीकरण किया था ओष्ठ के आधार पे, उच्चारण के ओष्ठ के आधार पे, मुखाकृति के आधार पे, जिह्वा के आधार पे, मतलब जीभ के आधार पे। यही किया था ना, इसमें इतना ही पढ़ा था ना पहले। अब उसका वर्गीकरण जो किया था वो देख लें। देखो, उसको याद करना बड़ी बात है ना, क्योंकि वो दिमाग से उतर जाता है। समझ में तो आएगा लेकिन दिमाग से क्या होगा? उतर जाएगा। तो उसको हम देख लेते हैं। हमने स्वरों को बांटा था, यही देख लेते हैं, जीभ के आधार पे। किसके आधार पे? सिर्फ इतना लिखे समझ जाओगे? हाँ, जीभ के आधार पे कितने भागों में? 3 भागों में, अग्र, मध्य और पश्च। यही बांटा था ना। जीभ का अगला भाग
अगले भाग का यूज करके कौन सा स्वर बोलते हो, कौन आगे चलता है, ए। यही ट्रिक बताई थी ना, ए। तो ए ग्रुप आ गया, छोटी ई बड़ी, ए ई। बीच में जो चलता है ढेला वाला पे ढगरा रही ना, ऐसे करता रहेगा, वो अ है। कौन है, अ है। यानी अ बोलोगे तो जीभ के कौन से हिस्से का यूज होगा, बीच वाले हिस्से का। कौन से हिस्से का यूज होगा, अ बोलोगे तो जीभ के बीच वाले। बचे हुए सारे किसमें आ जाएंगे, आ हुआ, छोटा हुआ, बड़ा हुआ, वो सारे किसमें आ जाएंगे, फर्स्ट में। इतनी बात सही है। अरे जब ये दोनों पकड़ लोगे तो तुरंत बता दोगे। अच्छा, जीभ के आधार पे हो गया। अब मान लो आपको लेना है किसके आधार पे, मुखाकृति के आधार पे। तो 4 हिस्से में बांटा था मुखाकृति के आधार पे। मुखाकृति जिनको बोलने में कम मुंह खुले, समृद्ध, क्या, समृद्ध स्वर। जिनको बोलने में इससे ज्यादा मुंह खुले, अर्ध समृद्ध। यही पढ़ा था ना। जिसको बोलने में सबसे ज्यादा मुंह खुले, जिस स्वर का उच्चारण करने में सबसे ज्यादा मुंह खुले, विवृत। और जिसको उच्चारण करने में अर्ध समृद्ध से ज्यादा, विवृत से कम मुंह खुले, वो अर्ध विवृत। यही पढ़ा था ना। समृद्ध में बताया था ना, जो इनकी उनकी बात करेगा, मुंह कम खोली, वो घुसुर घुसुर कर रही है ना, चुगली करती रहेगी, वो कौन होगी, ई। इनकी उनकी जो बात करते हैं, इनकी से ई, उनकी से ऊ वाला ग्रुप। याद हो गया। जो इनकी उनकी बात करेगा वो मुंह कम खोलेगा, खुसुर खुसुर कर देगा, पूरा गांव में जानकारी उन्होंने बात करेगी ना। खुसुर तू बगलिया में से बात सुन ना पाई, बात तू भला धीरे धीरे जा, तू इतना साइलेंटली बात कर रही हो तू ना। वो इनकी उनकी एक और। अब ये तो हो गई लेडीज ग्रुप, फिर यही है ना, ये होता है जेंट्स ग्रुप, जो चुगली करता है लेकिन खुसुर खुसुर ना करी, वो तू कुछ हो करो तो फिर डिस्टर्ब करी है, पूरा ना ये कर दो, वो जो ए ओ करता रहे, क्या करता रहे, ए ओ। यही है ना, ए ओ। इसमें 2 ही है, क्या है, 2 है। याद रखना, ए आई नहीं होता है, ए ओ। अच्छा, विपरीत, विपरीत में क्या जाएगा, जिसमें मुंह ज्यादा खुल जाए, आ ना, कुछ हो ना। विपरीत में जिसमें सबसे ज्यादा मुंह खुले, आ। बचा हुआ सारा किसमें, अर्ध विपरीत में। ठीक है, इतनी बातें हो जाएगी। जीभ के आधार, मुखाकृति के आधार। अब किसके आधार पे आ गया, ओष्ठ के आधार पे। किसके आधार पे, ओष्ठ के आधार पे। तो ओष्ठ के आधार पे अगर किसी स्वर का उच्चारण करने पे ओष्ठ की आकृति गोल बनी तो वृत्त मुखी, गोल नहीं बने तो अवृत्त मुखी। यही तो है, 2 ठोर। दिमाग इसी में लगाना था, इसका ट्रिक हमने पकड़ लिया है। तो ये ओष्ठ के आधार पे पहले ले लो वृत्त मुखी। दूसरा क्या आ गया, दूसरा आ गया अवृत्त मुखी। तो ये तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, उ ओ औ ना हो, गोल गोल बोलोगे तो ये 4 हो जाते हैं। कौन कौन से, उ, बड़ा उ, ओ और औ। और ये बचे हुए इसमें आ जाएंगे, अवृत्त मुखी। इतनी बातें पढ़ी हैं हमने, स्वर में इतनी बातें पढ़ी हैं। अच्छा, स्वर का एक और वर्गीकरण होता है उच्चारण के आधार पे। किसके आधार पे, उच्चारण के आधार पे। उसको पढ़ेंगे किसके साथ, व्यंजन के साथ ना। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ ना, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। कल पढ़ ली व्यंजन, कह दी नहीं। इसमें स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कितने होते हैं, 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, क वर्ग से लेके क च ट त प वर्ग तक। कहां तक, प वर्ग तक। हर वर्ग में 5-5 होते हैं, 5 बचे 5 वर्ग होते हैं। ऐसे क लगाना है, ऐसे करके क से लेके प वर्ग तक 5-5 करके 25 जाते हैं। फिर होते हैं अंतस्थ। क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 5। अंतस्थ व्यंजन की संख्या, हाँ, य र ल व। अंतस्थ की व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से, य र ल और व। ठीक है, फिर होते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन, हाँ, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। स, हाँ, ये स, फिर ह ना, ये ऊष्म व्यंजन हो गए 4। देखो कितने हो गए, 25 4 29 4 33। चाहिए कितने, 39। 6 और चाहिए ना, 6 में अभी 4 आ जाएंगे संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी, 4। कौन कौन से हैं 4, यही लिख देते हैं। छ, छतरी वाला छ ना, त्रिशूल वाला त्र, ज्ञानी वाला ज्ञ और श्रीमान वाला श्र। श्रीमान वाला श्र। ये क्या हो गए आपके, 4 व्यंजन हो गए। कितने व्यंजन हो गए, 4। इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। याद करो, स्वर में भी 4 क्या थे,
संयुक्त स्वर थे। कौन कौन से संयुक्त स्वर थे? ए आई ओ औ, 4 थे ना, और ई मिलके ए बना था। ऐसे ये भी क्या है, देखो ये भी किससे मिलके बनते हैं? क और स से। और ये किससे मिलके बनेगा? त और र से। ये किससे मिलके बनेगा? ज और इ से। ये बड़े वाले स और र से। देखो छतरी छ किससे मिलके बनेगा? क और षटकोण स से। ये त और र से, ये ज और इ से, ये स और र से। अब इसमें एक चीज याद रखनी है आपको चारों में, इसमें हलंत लगता है। क्या लगता है? हलंत। हलंत कौन से पे लगेगा? पहले वाले पे। कौन से पे लगेगा? पहले वाले पे। कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए बाद में हलंत लगा रहे हैं। पहले वाले पे हलंत लगेगा। समझ में आई बात? आपसे पूछता है डायरेक्ट, बताओ निम्न में से इसका विच्छेद क्या होगा? छतरी छ का पूछ देगा, त्र का बोल देगा, ज्ञा का बोल देगा, स्र का बोल देगा। तो ये चारों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। क्यों संयुक्त व्यंजन है? क्योंकि दो व्यंजनों से मिलके बने हैं। इतनी बात सही है? देखो 4 4 8 4 12, 12 5 17, 17 2 17 20 37 से हुआ ना। अभी दो और चाहिए, दो होते हैं द्विगुण व्यंजन। कौन से व्यंजन? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? ड़ और ढ। जैसे आपने देखा होगा लड़ाई, एक डाली ड होता है ना, लड़ाई हो जाएगा, लेकिन लड़ाई ना। एक होता है पढ़ाई, पढ़ाई का ढ ना। तो ये दोनों क्या है? द्विगुण व्यंजन। देखो 2 4 6 4 10 4 14 14 15 39। अरे टोटल हो गए ना 39 हो गए ना व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 39। ये विभाजन समझ में आया? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4, य र ल व। उस व्यंजन स स स ह। इतना लिखो। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजनों का विभाजन, ठीक है ना। यानी जैसे प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों की संख्या ना, स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर व्यंजनों का प्रकार, ठीक है। प्राण वायु के आधार मतलब ये कि कौन से ऐसे व्यंजन है जिनको बोलने पे ज्यादा वायु निकलती है मुंह से। जिनको बोलने पे ज्यादा वायु निकलेगी महाप्राण, जिनको बोलने पे कम वायु निकलेगी मुंह से अल्प प्राण ना। जिनको बोलने पे कंपन स्वर तंत्रियों में ज्यादा होगा वो सघोष, और जिनमें कम होगा वो अघोष। तो हमें अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष ये पढ़ना है। फिर उसके बाद एक हमने स्वर में छोड़ा था उच्चारण के आधार पे, याद है? स्वर को बांटा था ना हमने, कल पढ़ रहे थे ना स्वर। स्वर में क्या था कि हमें जिह्वा के आधार पर जिह्वा प्रयोग के आधार पर पढ़ा था स्वरों का विभाजन। फिर हमने मुखाकृति के आधार पर पढ़ा था। फिर हमने ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर पढ़ा था। एक था उसमें उच्चारण के आधार पर, वो हमने छोड़ दिया था। हमने बोला था कहां पढ़ेंगे, किसके साथ पढ़ेंगे उसको? व्यंजन के साथ। तो व्यंजन और स्वर दोनों को बोलने के लिए कंठ से होकर आवाज निकलती है कि तालु से होकर आवाज टकरा के निकलती है। किसकी सहायता से कौन सा स्वर बोला जाता है, कौन सा व्यंजन बोला जाता है? तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, उसके आधार पर पढ़ेंगे आज व्यंजन और स्वर को एक साथ। लेकिन पहले अल्पप्राण और महाप्राण देख लेना, क्योंकि अल्पप्राण और महाप्राण से पूछता है सवाल। इतना लिखा। अब देखो व्यंजन, व्यंजन के जो प्रकार हैं वो हम बांट लेते हैं। पहला प्राण वायु के आधार पे। किसके आधार पे? प्राण वायु के आधार पर, ठीक है। प्राण वायु के आधार पर, यानी प्राण वायु मतलब जो हमारे अंदर से हवा निकलती है ना, वायु निकलती है किसी व्यंजन या किसी स्वर को बोलने के लिए। तो अगर किसी व्यंजन को बोलने के लिए अगर हमारे अंदर से कम वायु निकले तो उन व्यंजनों को किस कैटेगरी में रखा गया? अल्प प्राण व्यंजन कहा गया। क्या कहा गया उनको? अल्प माने कम ना। और जिनको बोलने में ज्यादा वायु निकले उन्हें महाप्राण। क्या कहा गया? महाप्राण। महाभारत वो नहीं ना, महाप्राण। क्या? महाप्राण। तो प्राण वायु के आधार पर देख लिया अल्प प्राण और महाप्राण। एकदम आसान है, परेशान नहीं होना। नहीं, पहले देख लेते कैसे बांटा गया है पहले, क्योंकि हमने देखा था ना स्वरों को कैसे बांटा गया था। तो व्यंजन को बांटा गया कि किस व्यंजन को बोलने पे ज्यादा वायु निकलती है, किसको बोलने पे कम निकलती है, ठीक है। फिर देखा गया कि स्वर तंत्री, जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं अंदर, ठीक है। तो स्वर तंत्रियों के या स्वर तंत्री के कंपन के आधार पे, किसके आधार पे? कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पे व्यंजनों को दो भाग में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया?
दो भागों में। देखो अब यहाँ पे याद क्या रखना है, यहीं से थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना है, याद रखने की। हमने प्राणवायु के आधार पे किसको माना था सबसे पहले? अल्प प्राण को, फिर महाप्राण को। तो स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर भी सबसे पहले अघोष को रखेंगे, जिसमें अ लगा हुआ है, क्योंकि आगे चल के इसका हमें क्या करना है, यूज होगा, मतलब इसको याद रखने में सहायता होगी। तो स्वर तंत्री के कंपन के आधार पे हमने बांटा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अघोष। क्या घोष? अघोष। सघोष नहीं लिखोगे, सघोष को हमेशा बाद में रखेंगे। स, फिर आएगा दूसरा वाला सघोष व्यंजन। कौन से व्यंजन? सघोष व्यंजन। तो स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पे व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया। अघोष व्यंजन होते हैं जिनको बोलने पे कम कंपन हो स्वर तंत्रियों में, वो अघोष व्यंजन, जिनको बोलने पे ज्यादातर कंपन हो वो सघोष व्यंजन। सही है? अच्छा, अब वही तीसरा वाला जो हमने स्वर में छोड़ रखा है, कौन सा? उच्चारण स्थान के आधार पे। किसके आधार पे? उच्चारण स्थान के आधार पे। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। तो उच्चारण स्थान के आधार पे व्यंजनों का विभाजन जो है वो हमने स्वर में छोड़ रखा है, स्वर को भी पढ़ेंगे इसमें। तो उच्चारण स्थान, उच्चारण के आधार पे व्यंजनों का प्रकार कितने कितने में दिया गया है? एक कंठ से कौन सा ऐसा स्वर है, कौन सा ऐसा व्यंजन है जो जिसको बोलने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? कंठ का। किसका? कंठ का। तो वो कंठ वाली कैटेगरी में आ जाएंगे कि ये कंठ है, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा? तालु। क्या आएगा? तालु। फिर आएगा मूर्धा। क्या आएगा? मूर्धा। फिर आएगा दंत। क्या आएगा? दंत। फिर आएगा ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। देखो 5 हो गए ना। तो इसे ऐसे रखना, कतम। कतम से याद रखोगे तो याद आएगा, कतम, दंत, ओष्ठ। ठीक है ना। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये जो प्रकार है किस आधार पे है? उच्चारण स्थान के आधार पे है। किस आधार पे है? उच्चारण स्थान के आधार पे है। आ रही है बात समझ में? उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। अब इन पांचों में हमें यहाँ पे आज स्वर को भी देखना है और व्यंजन को भी देखना है। बाकी स्वर का जो मुखाकृति के आधार पे था, समृत वगैरह, वो तो हो गया था ना, जिह्वा के आधार पे हो गया था, ओष्ठ के आधार पे हो गया था। स्वर में यही वाला बचा था ना प्रकार, बस बचा था ना यही वाला। हाँ, समझ ना होता कहा? अरे देखो, व्यंजनों की संख्या 39। कौन कौन से व्यंजन 39 बता दिया? ठीक है। जैसे मूल व्यंजन जिसे बोलते हो आप ना, या स्पर्श व्यंजन बोलते हो, जिसे स्पर्श व्यंजन को उदित व्यंजन भी बोलते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 25। वो कौन कौन से? 25 बताइए बाबा। ठीक है। अंतस्थ कौन कौन से हैं? यह अलावा ऊष्म कौन कौन से हैं? स। ठीक है। 4 कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हो। वो कैसे व्यंजन होते हैं? वो जो 4 थे ना, छत्री, छ, त्रिशूल वाला, त्र, और श्रीमान वाला, श्र, और ज्ञानी बाबा वाला। ज्ञानी बाबा आप कहाँ थे? सही है। अच्छा, और 2 क्या थे? द्विगुण। जैसे द्विगुण में कौन है? ड और ढ। ये पढ़ा होगा ना आपने, लेकिन नीचे रखे बिंदी लगा देगा तो लड़ाई, पढ़ाई, कढ़ाई ना, समझ आई बात? तो ये द्विगुण व्यंजन हो गए थे दोनों के दोनों। इतनी बात समझ आई ना। तो प्राणवायु के आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण। स्वतंत्र कंपन के आधार पे कंपन ज्यादा होगा तो अघोष, ज्यादा कंपन होगा तो सघोष। अब हम चलते हैं अपनी कहानी पे आगे। इतना इतना कर लो, फिर अब पहले निपटाते हैं इसको, फिर तुरंत इसको निपटाएंगे, फिर आ जाएंगे इस पे। ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे व्यंजन को समाप्त। थोड़ा बहुत और जो होगा उसका, जिसका नाम अलग से होगा, जैसे र है, ल है, लुंठिल व्यंजन बोलते हैं, प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं, तो उसको लिखा देंगे अलग से। सही है। देखा, क, ख, ग, घ, और ये अंगार। सही है ना। फिर च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ते, थे, ध, न, प, त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, न, द, ध, न, प, फ, ब,
और मैं, सही है ना। देखो इसे बोलते हैं क वर्ग, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कौन सा वर्ग, क वर्ग, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, क वाला ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, क वाला। इसे बोलते हैं च वर्ग, क्या बोलते हैं, च वर्ग। ठीक, इसे बोलते हैं कौन सा वर्ग बोलेंगे, ड वर्ग, ट वर्ग, जो शुरू में आया ना वही वाला वर्ग, ट वर्ग। इसे बोलेंगे तलवार वाला वर्ग, इसे बोलेंगे पतंग वाला वर्ग, प वर्ग। सही है, हाँ ये ठीक हो गया ना इतना। अब देखो इसी के आधार पे हम काम करेंगे अपना। हमें क्या पढ़ना है, अल्प प्राण और महाप्राण किसके आधार पे है, प्राणवायु के आधार पे। तो पहले देख ले अल्प प्राण को। हाँ तो देखो ये हो गया अल्प प्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से होते हैं, देखो ये पहला अल्प प्राण हो गया। इसमें देखो देखो ये वाली लाइन मानेंगे, पहली वाली लाइन कौन सी लाइन है, ये पहली, ये लाइन पंक्ति दूसरी, ये वाली पंक्ति, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 1 2 3 4 5। सही है। तो अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे, सारे विषम वाले आएंगे, 1 3 5। सारे विषम वाले किसमें आएंगे, अल्प प्राण में। किसमें आएंगे, यानी ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, अल्प प्राण। ये सब क्या हैं, अल्प प्राण व्यंजन। ये कौन से व्यंजन हैं, अल्प प्राण व्यंजन। आई बात समझ में। अच्छा लगे हाथ, चलो महाप्राण को भी देख लेते हैं, आसानी होगी थोड़ी सी। महाप्राण, महाप्राण। अब पहला तीसरा पांचवा विषम संख्या तो ले गए आप, पहली ले गए, तीसरी ले गए, पांचवी ले गए, विषम संख्या ले गए। अब बचा कौन सा, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा किसमें आएगा, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति के जो होंगे व्यंजन वो किसमें आएंगे, महाप्राण में आएंगे। इतना सही है। अब यहां तक सबके पता, यहां तक सबके पता। एक आगे खेला हो गए, देखा। अब खेल क्या होता है, अब आपको याद रखना है, क्या आपको याद रखना है, इसमें वो सबसे धांसू नंबर कौन सा है, 1 से लेकर 5 तक सबसे भारी नंबर कौन सा है। हाँ ऐसा नंबर कौन सा है जो पावरफुल लग रहा है देखने में, 5 है ना वही। अरे एक खेल में एक पावरफुल है, 5 नहीं है पावरफुल है, 5 है। तो 5 इतना पावरफुल है, याद रखना ये कहानी इसमें वर्ड वाला चैप्टर में याद रखना, व्यंजन में 5 इतना पावरफुल है कि ये जहां जाएगा, जहां जाएगा, तो भूलोगे नहीं, इधर देखना लिखिया बाद में। 5 इतना पावरफुल है कि ये जहां जाएगा, कहां जाएगा, जहां जाएगा, अपने साथ किसको लेके जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। किसको लेके जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। 5 और अंतस्थ का बहुत पक्की दोस्ती, 5 और अंतस्थ का बहुत पक्की दोस्ती। और सुना, 5 और अंतस्थ की इतनी पक्की दोस्ती है कि 5 अपने साथ अंतस्थ को रखेगा ही रखेगा, और किसको रखेगा, सभी स्वरों को भी रखेगा। सभी किसको रखेगा, स्वरों को भी रखेगा। आई बात समझ में। हाँ याद रखना, जहां 5 दिखा, बात अभी समझो, समझ में नहीं आ रहा लेकिन फिलहाल तुम इतना ही समझो, जहां 5 दिखा वहां कौन होगा, अंतस्थ, पक्का वहां अंतस्थ रहेगी व्यंजन वाले चैप्टर में। अभी ना कि तू लगा गिनती पढ़ा में देखेगा, जहां 5 दिखा वहां पे कौन दिखेंगे, सभी स्वर। तो सोचो अंतस्थ और सभी स्वर इसके साथ चले गए, 5 के साथ। अब ये दोनों बच गए, तो इनके साथ कौन बचा होगा, अंत। देखो व्यंजन कौन कौन से, देखो व्यंजन 25 थे, कौन कौन से, ये तो ये 25 बट गए, अरे बट गए ना। टोटल व्यंजन कितने थे, 39। देखो यही देखो टोटल व्यंजन कितने थे, 39। इसमें से 25 थे स्पर्श व्यंजन, सारे के सारे बांट दिए हमने अप्राण अप्राण में। अच्छा अब इसके बाद अंतस्थ था, क्या था, अंतस्थ बांट दिया इसको भी। अब सारे अंतस्थ कौन सा प्राण होते हैं, अल्प की वहां अल्प। अच्छा अब अंतस्थ कितने थे, 4 थे, हो गया ना। अब 4 ऊष्म बचे हैं, कौन बचे हैं, ऊष्म व्यंजन। ये चारों ऊष्म किस में आ जाएंगे, महाप्राण में। किस में आ जाएंगे, ऊष्म व्यंजन। लिख ही देते हैं व्यंजन, ऊष्म
व्यंजन, ये उस व्यंजन किसमें आ जाएंगे? महाप्राण में। समझ में आई बात? हाँ, उस व्यंजन किसमें आ गए? महाप्राण में। ठीक है, अच्छा ये कहानी समझ में आई? अल्पप्राण और महाप्राण की, वो 4 संयुक्त है, वो 2 द्विगुण है। इतनी बात सही है? हाँ, अरे सही है। अब पूछता है अल्पप्राण की संख्या बताओ, तो 5 के 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 4 15, 4 19, 19 और 11 होते हैं ना, 19 11 30, कितने? 30। तो अल्पप्राण की संख्या 30 होती है। हाँ, अच्छा महाप्राण की संख्या 5 दूना 10, 4 14, कितनी? महाप्राण समझ में आया हो? अल्पप्राण समझ में आया? ये किसके आधार पे हो गए? प्राणवायु के आधार पे। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया ना? अब लिखेंगे किसके आधार पे? सौर तंत्रियों कंपन के आधार पे। कौन सा था पहले? देखो पहले अल्पप्राण लिया था ना, तो पहले क्या लेंगे? अघोष। अ से अ वाला लेंगे, क्या लेंगे? अघोष। फिर दूसरे नंबर पे क्या लेंगे? सघोष। आप याद रखना 5 की दोस्ती, 5 की दोस्ती किससे है? सभी स्वरों से और अंतस्थ व्यंजन से। तो देखो अघोष में, देखो अल्पप्राण में विषम संख्या ली थी ना, अघोष में ऐसा नहीं है। अघोष में पहला दूसरा, कौन कौन से? पहला और दूसरा। अब बचा कौन कौन सा? 3 4 5, तीसरा चौथा पांचवा किसमें आ जाएगा? सघोष में। तीसरा चौथा पांचवा ये सारे किसमें आ जाएंगे? सघोष में। और ये किसमें आ जाएंगे? दोनों अघोष में। इतनी बातें सही है? अब आपको पता है 5 का हमने बताया था ट्रिक्स। 5 की दोस्ती इतनी पक्की, 5 अपने साथ किसको रखेगा? अंतस्थ को। किसको रखेगा? अंतस्थ व्यंजन। सारे अंतस्थ व्यंजन क्या होंगे? सघोष। क्या होंगे? सघोष। अब सोचो 5 आ गया तो अंतस्थ होना चाहिए, लेकिन इस स्वर भी तो मांगेगा ये अपनी दोस्ती थोड़ी तोड़ेगा। तो इसके साथ कौन आएगा? स्वर। कौन आएगा? सभी स्वर। अब देखो एक चीज और, एक चीज क्या? 5 पहले किसके साथ था? 3 और 1 के साथ था ना, तो 3 और 1 कमजोर कमजोर नंबर है। 3 और 1 क्या है? कमजोर। ये 5 देखो इस बार पावरफुल नंबर के साथ आया, एक और पावरफुल नंबर है इसके साथ, कौन? 4। तो ये दोनों दमदार, देखो इस पूरी सीरीज में दोनों दमदार यही है ना, और दोनों संगे आ गई ना, दोनों संगे आ गई ना, तब 5 जब अकेले वाला था अंतस्थ और उस स्वर के हड़का के अपने पास बुला लेता था ना, अंतस्थ और व्यंजन को 5 क्या करता था? अपने पास बुला लेता था। लेकिन अब इसके साथ कौन आ गया? 4। तो ई क्या करी ना, अब एओ में से एक खींच ले। अब एमें से कौन खींचा सका था? सोचा एमें क्या स ह एमें क्या खींचा सका था? पहला वाला खींचा कि लास्ट वाला? पहला वाला तो मेन है ना। हे के बुलवा लिए कहां पीछा पीछा घूमत हो करे हमान की यहाँ हमारे साथ रहोगे, नाम होगा तुम्हारा, लोग डरेंगे तुमसे ना। तो ई ना बोले कि ये कातिया का, ये सॉरी कातिया नहीं, मजदूर का हाथ है, ये कहीं की सही है तो कहत हवा, तो ये तुरंत कहां चली आई? छोड़ छाड़ के इसको कहां चलाएगा? यहाँ पे। तो इसमें से ह यहाँ पे आ गया, तो अब ये उस व्यंजन यहाँ पे जाएगा, लेकिन इसके साथ कौन जाएंगे? ये 3, कौन? स और स। सारे उस व्यंजन पहुंचेंगे नहीं। कातिया ने एक को बुला लिया, किसको? ह को। रुपए पैसे मिलेंगे, लोग डरेंगे तुमसे, इज्जत होगी तुम्हारी। समझ में आया ना? तो इस समिति में थोड़ी ना की बोल देगी कि ये मजदूर का हाथ है, ये कहेंगे सही है का, तो सब पीछे पीछे घुमावत हम हमके। हम कहानी एक दिन आके हमके एक लेके चला बोले ते करो से बात पीछे रहो, हम तो और में रावे जाकर। तो सब उसमें कौन आ गया? हाँ, 5 और 4 ने मिलके किसको बुलवा लिया? हाँ को। और 5 किसको अपने साथ रखता है हमेशा? अंतस्थ और स्वर को। ये कहानी समझ में आई? भूलेगी नहीं ना कहानी? हाँ बुला अब तो बुला दी बात, तो सलाम वालेकुम फिर। तो सघोष अल्पप्राण महाप्राण समझ में आया? अच्छा आपसे पूछे अगर अघोष कितने होते तो क्या बताओगे? 5 दूना 10 3 13। सघोष 15 4 19 और 1 20 20 10 30 और 1 31 ना। ठीक है, अगर मान लो गलती सही है नंबरिंग में तो कर लिया लोग।
सही है। इतना लो बजट का भाई टीचर, इतना बताए देखो बहुत इतना मेहनत तो जरा हाई बजट के टीचर बहुत होते कहीं, लो बजट में इतना बहुत, लेकिन गलत नाम देनी है, एकदम सही है, ठीक है ना। अल्पप्राण महाप्राण याद जाएगा, देखो कैसे याद होगा। अल्पप्राण में विषम संख्या, विषम संख्या में 1 3 5, अब 5 आया तो अपने साथ अंतस्थ और सभी स्वर को रखेगा, तो सारे स्वर क्या होंगे अल्पप्राण की महाप्राण। हम तो से पूछे ऋषि मुनि, ऋ फॉर ऋषि मुनि, वो क्या है अल्पप्राण की महाप्राण। अरे ऐसे ही अगर ऋषि के पास कम प्राण होता है डेंगर नहीं है अल्पप्राण, कितना तो कि हम सिखाएंगे अपन खाते सही है। बहुत से बैठ के अब ये बुला जाई अब ये कहानी समझो, अघोष और सघोष की। अघोष में एक और तार घुसा, एक और मार घुसा पहले छोट पे कही वाला ना कि एक तो झूठ बाहर ना, तार घुसा मार घुसा, मतलब तार घुसा मर गए थे के बचल तो एक मार घुसा, मार की छलांग बनवा ठीक तो चलिए ना तो वही बात है। अघोष और सघोष, अघोष में कौन कौन होता है, एक और दो, कौन कौन होता है, एक और दो, तो एक और दो कमजोर है, इनर के संगे के रही केहू ना रही, खाली ये 3 रह गए, इनर के पीछे वाला कातिया बुला रहा सर, भाई पावरफुल 4 5 हम 5 तो इन दोनों के ई दुनिया में कहीं चाहिए दे, एहो में से एक खींच लेना सब। ओके इधर आ जाओ ना, यहाँ मर्दों के साथ रहोगे तो लोग डरेंगे तुमसे, ठीक है। तो ये सारे देखो हैकर पार्टी है, 3 4 5 ना, सारे दमदार है, हाई को दमदार ना लगा था अंतस्थ ना, करेला लगा था अंतस्थ सही है, याद है ना। हाँ तो हम कितना लगा था दोनों लड़ेगा, हाई नंबरिंग अगर करो देख ताक लिया लो यार, वैसे सही होगा। अच्छा अब हम आते हैं किस पे, उच्चारण स्थान के आधार पे स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण, वही वाला बचा है लास्ट वाला, उसको कर ले। ये समझ में आया, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, ये समझ में आया, क च ट त प, समझ में आई बात। क वर्ग में कौन कौन होता है, समझ में आ गया ना, पहला तीसरा, पहला कौन सा होगा, तीसरा। हम पूछे च वर्ग में तीसरा कौन सा होगा, तो ज होगा, कर लोगे ना। इतना तो कंफ्यूजन ना वालों की का लिखा है 12 खड़ी 12 खड़ी लिख नहीं। उच्चारण स्थान के आधार पे स्वर और व्यंजन दोनों देखने थे ना, इस समझ आ गया। स्वर 3 तरीके से बांटे थे हमने, स्वरों को 3 तरीके से बांट दिया था, जीवा के आधार पे, अग्र मध्य पश्च, और फिर क्या था मुखाकृति के आधार पे 4 थे ना। ये पूछता है कि स्वरों का मुखाकृति के आधार पे कितने भेद हैं, स्वरों के मुखाकृति के आधार पे कितने भेद हैं, 4, जीवा के आधार पे 3, और ओष्ठ के प्रयोग के आधार पे 2, ओष्ठ की आकृति के आधार पे 2 स्वरों के। अब उच्चारण स्थान के आधार पे कितने हो गए, 5, कंठ तालु मूर्धादत्त ओष्ठ, वो देखेंगे अभी ना। व्यंजन का पूछे, प्राणवायु के आधार पे कितने भेद हैं व्यंजनों के, 2, अल्पप्राण महाप्राण, और स्वतंत्रियों कंपन के आधार पे कितने हैं, 2, अघोष सघोष, तार घुसा मार घुसा समझ में आई बात। अब पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार भेद, कुछ ना देखा है कंठ, यही बता रहा था 5 भेद होते हैं ना उच्चारण स्थान के आधार पे, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ या ओष्ठय, ऋषि मुनि हमारा तो ओष्ठय बोल दिया, नहीं तो ओष्ठय रह दिया, ठीक है। अब देखो उच्चारण स्थान पे यही 5 भेद है ना, कौन सा व्यंजन या कौन सा स्वर बोलने पे कंठ से वायु टकरा के निकलेगी। अगर केहू को दांत ना रही तो कॉमन व्यंजन चाहे कॉमन स्वर ना बोल पाई, मजाक ना, सही बात है। केहू को होठवा रही काट देवा तो कॉमन ना बोल पाई, केहू को मूर्धा निकाल देवा, छील देवा ऊपरा से कौन। तो ये मतलब कौन सा व्यंजन कौन सा स्वर बोलने के लिए वायु मुख के किस भाग से टकरा के निकलती है तो वो व्यंजन बनता है,
ना वो कहना जिभिया बोल के ला बोल रहा रा बोल रहा छोटका देखो ना कर रहा आ बोल रहा पा बोल रहा आ करी ना समझ रहे हो। तो वही बात है वो तो ऐसे ही अंकल अगर ये लोग जो लेके खोज के लिए हो वो ऐसे ही के को जिभिया पर बोले तो जी पकड़ नहीं कहो बोलता जब ना बोल पहले लोग रख दे भैया ये भैया जीभ से बोले वाला है ना। आई बात सुन रहे ठीक हो ना। देखा कंठ तालु मूर्धा दंत और कुछ ना। देखो व्यंजनों को पहले छांटे थे। व्यंजन को छांटा बहुत आसान, मात्र 5 रुपए में हमारी कंपनी का पैसा। कंठ में कौन से कोई वर्ग नहीं, क वर्ग। कौन सा वर्ग? क वर्ग। अरे क चटता पढ़ा ना ऐसे ही कर जा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क चट, त वर्ग और प वर्ग। मात्र 5 रुपया में कंपनी बचा। ठीक है। क चट त प। क वर्ग के कहा होगा अंगा। अंगा बोल रहा ना कि क्या बोल रहा? जो नहीं बोला तो अंगा बोलो देगा। वो किसमें आता है? कंठ। वो सारे कंठ से क वर्ग का कोई भी लेटर बोलोगे, कोई भी वर्ड, कोई भी अक्षर बोलोगे आप, कंठ की सहायता पड़ेगी आपको। त थ द ध न क्योंकि दांत तोड़वा के बोल दिया उसे, वो बोल ही ना पाई। दांतों की सहायता से ही त वर्ग को बोला जा सकता है, किसी महान ऋषि मुनि ने कहा है। समझ में आओ बात? अरे समझ में आओ देखो क्या हुआ था, बड़ा बोरिंग है यार देखने के पढ़े के पढ़े ही सही तार भूसा। अच्छा ये तो हो गया व्यंजन। व्यंजन तो बहुत आसान है ना। बात फंसती है कहाँ? स्वर में। वायु अ ई उ आ ये पर नौकरी मिल जाए तुम्हारा ना पड़ा ना, ये सब सही बात। कोई ना। देखो अब इसमें क्या होता है? अब इसमें क्या होता है? ये सच छोड़ा। देखो इसमें क्या होता है कि जो क वर्ग है ना, अच्छा तो क्या पता स्वर में, तो क्या पता स्वर में विसर्ग था? अरे था, ख्याल करा। अंग अ वाला विसर्ग था ना। अ था, आ था ना। इन पांचों में ह है नहीं है ना? अरे ह कहां है? जिसने कातिया के ग्रुप में एडमिशन ले लिया था, याद करो। बोला हाँ अरे साहब हमारे भी कुछ पीछे पीछे घुमावा ना, ये वही है गद्दार। सर गई ना गद्दार। घर में कहाँ घूमा था? कुछ नहीं कहा ना, लड़के में घूमा था वो है। स्वर में घूमा था, कहाँ घूमा था? स्वर में घूमा था, देखा था? गद्दारी। चलो कोई बात नहीं, माफ किया इसको। तो इसको याद रखना है, सारे विसर्ग हमारा इसे बोलो 25 एक का था विसर्ग। कौन? विसर्ग अ आ। तो एक इसी याद करा। ठीक कैसे बनवले हो कुल देखा पढ़ाई वाला के चला के देखा बियाह। ठीक बोलो बियाह ना, वी आ बियाह शादी ना होला बियाह। इससे याद रखना, बियाह वाला किस में आएगा? कंठ में। अब बियाह हुआ तो किसका हुआ? एक ईएस नाम का लड़का था। ई बड़ी ई दोनों होता है ना, यति शरीफ वाला स, शराफत वाला स। बियाह हुआ किसका? ईएस का। किसका हुआ? ईएस का। सही है। हाँ, छोटी ई बड़ी ई, यमराज वाला य और शरीफ वाला स, ये सारे किससे बोले जाएंगे? तालु। इनको बोलने के लिए हवा कहाँ टकराएगी? जो पेट के अंदर से आ रही है, भर ले हवा कहाँ से टकराई? खाट से तालु में टकराई, टायर भरे आई। बोल भाई यमराज, यह बोलते बस है ना। समझ में आई बात? अच्छा मूर्धा तो के ना लगा था। मूर्धा कहले पर ऋषि मुनि ख्याल आवा था। हमके तो बड़ा ख्याल आ रहा है इतना ना। आप गांव में कैसे मूर्ध बढ़ोले हो? बनवा का लेना भैया, मन ले हो कुछ ना बोला मूर्धा। तो मूर्धा से ऋषि मुनि का ख्याल आता है। तो ऋषि मुनि में किसका यूज होता है? री का और स का, यही होता है ना। री और अरे री स्वर है ना, ये तो संयुक्त संयुक्त व्यंजन है, यही है ना। हाँ री और स और र भी आता है ऋषि में। हाँ री में क्या आता है? री र
ठीक है, री र स, ऋषि में र वाला और री वाला और षटकोण स, सही है। अच्छा दांत, आ गई बात किसकी, दांत की। अच्छा देखा अ आ ई उ बचा है ना अभी, चलो कोई बात नहीं है। ओ औ नहीं होगा, नहीं ओ औ नहीं होगा, ए औ नहीं होगा, वो अलग से आएगा, वो दो लोग से मिलके बनेगा, बताएंगे अभी क्योंकि वो संयुक्त है। अब देखो तो मैं आपको नहीं लगता कौन चीज मतलब खइबा तो दतवा में लस लस ना करेला, खा लेंगे टाफी यार, लगा था खराब टाफी यार, आठ आना किल रही है दतवा में लसर लसर, हां एक्सपायर रही, दतवा में लसर लसर करत है ना, तो लसर लसर करत है तो दंत में कौन आएगा, ल और स। अब सही है, हाँ कितनी मेहनत है याद करेगा, यही है ना। अब देखो ओष्ठ में तो पता ही है कौन सा वर्ग आ गया, प वर्ग आ गया, कौन सा वर्ग आ गया, प वर्ग आ गया, और आता है उ वाला, कौन सा आता है, उ वाला, कौन सा आता है, उ वर्ग। और कोई बस ना, घबरा मत हम है ना। देखा अब आपने देखो सारे व्यंजन देख लिए ना, हाँ अब आप देख रहे हो, क्या आपने व्यंजन में इसको देखा, इसको देखा इसमें कहीं। अब सोचो इसको बोलने के लिए भी तो हवा कहीं से ना कहीं से टकराती होगी, कि बिना टकराए डायरेक्ट निकल के हवा लपटा में से एक ही बोल पा, तब तो कहीं कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ कहीं से टकरात हुई, लेकिन लेके आगे किन, इसको बोलने के लिए हवा दो जगह ठक ठक लड़ी, इन्हां हे के बोलबा ना हिनान कौनों के बोलबा, तो हवा डायरेक्ट कहां लड़ी, कंठ में ठक से लड़ी, डायरेक्ट बाहर एंट्री धांसू। हिनान कौनों के बोलबा, हवा कहां लड़ी, तालू में लड़ी, डायरेक्ट बाहर। कौनों के बोलबा, हवा कहां लड़ी, मूर्धा में लड़ी, डायरेक्ट बाहर। हे कौनों के बोलबा, एक कंठ तालू ददना मतलब एक खाली मतलब कैसे दतो दांत रहे के चाहिए, तू दांत तो आ रहा तो हाई कुछ बोल पाई बा, काहे से दतवे टकरा के निकली, समझने के लिए ओट ना रहता है, बोल के देख लिया ना, बोल पाई बात आई बात समझ में। अच्छा अब आपने इसको ना देखा, आपने इसको भी देखा, आपने इसको देखा नहीं देखा ना, आपने इसको देखा नहीं देखा ना, नहीं देखा ना इनको, अरे देखा इनको, कोई भी संयुक्त व्यंजन है इसमें ना। अच्छा कहां से देखा भैया ना आता है। अच्छा अब इसको कहां लिखे, इसको यहां लिखते हैं। क्या आपने इसको कहीं देखा, इसको देखा, एके इलोग्नकुल इनका हुआ संयुक्त व्यंजन संयुक्त स्वर, मतलब ये संयुक्त व्यंजन ये संयुक्त स्वर, इनको बोलने के लिए आपकी जो प्राण वायु है वो दो जगह टच करके निकलेगी। हिनान के बोले खातिर एक के जगह टच करी, एक के बोले खातिर कहां टच करी, समझ हुआ। अब ये कहां टच करी वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है कि ये किससे किससे मिलके बने हैं। यही से चिल्लाती 2 दिन से, ये किससे मिलके बना है, क और मिलके बना है ना, किससे मिलके बना है, क और स से मिलके बना है। अच्छा आपको पता है क बोलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, यानी इसको बोलने के लिए आपको क वाले साउंड के पास भी जाना पड़ेगा, और तो आप कंठ के पास भी जाओगे और मूर्धा के पास भी आपका साउंड बोलेगा, ठीक है। हाँ तो छत्री छ को बोलने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, कंठ मूर्धन्य बोलो या मूर्धा बोलो, कुछ भी लिख सकते हो, कंठ मूर्धन्य। इसको बोलने के लिए उच्चारण स्थान में कहां से निकलती है आवाज, कंठ मूर्धन्य। आई बात समझ में कैसे बना रहा, हाँ ऐसे ही बोले बराबर। इसको बोलने के लिए आवाज कहां से निकालते हो, तो और र का साउंड है ना मिलके, तो कहां से, तो बोलने के लिए कहां जाओगे, दांत लिया दीवा, र बोले खाली कहां दीवा, ऋषि मुनि की मूर्धा, तो दंत मूर्धन्य, दंत मूर्धा या मूर्धन्य दंत, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें कोई पीएचडी ना करेंगे। दंत मूर्धन्य आई बात समझ में,
हाँ, साउंड के आधार पूछेगा, इसके आधार उच्चारण के आधार में स्थान पूछेगा, बता दोगे ना, तुरंत खड़ाक से निकाल लिया। रटे के रटे के ना, खाली यही के रटे के, बस ये के रट ले बा, हाई तो अपने आप ना हो, खड़ाक से ऐसा दे बिछड़ याद नहीं, यहां से का ई कहा ज और इया। अब देखा चल जा तालू से जहाज वाला ज इसी में है ना, दोनों इसी में है, तो तालू तालब्य तो क्या करेंगे, दो बार तालु टकराई, तालु तालब्य, हम क्या करेंगे, दोनों वही में आता। चलो ये किससे है, स और र से, तो शराबी स किसमें गया, ईएस में, तालु और ऋषि मुनि मूर्धा, तालु मूर्धन्य या मूर्धा, तालु मूर्धन्य, ठीक है, तालु मूर्धन्य, ब्रैकेट है ही तो इसकी जरूरत है। ये समझ में आई बात, हाँ, अरे समझ जाओगे ना, बस ऐसे ही करना। ये किससे मिलके बना होता है, अ और ई से, किससे, अ और ई से, तो अ ई किसमें है, ये ईएस है, ये विया वाला है, यानी कंठ तालब्य, क्या होगा इसका उच्चारण स्थान, ये हो गया इधर, ये होगा कंठ तालब्य या तालु, कुछ भी दिखता, बस समझ में आना चाहिए, कंठ और तालु की बात कर रहे हो। ये किससे मिलके बना है, अ और इस वाले ए से। अब देखो ये किससे मिलके बना है, अ और इस वाले ए से, तो अ किसमें है, कंठ में, और ये वाला ए किसमें है, कंठ तालब में, तो इसे बोलो कंठो कंठ तालब्य, क्या बोलबा, कंठो कंठ तालब्य, कंठो कंठ तालब्य। ओ किससे बनता है, अ और ऊ से, अ और छोटा ऊ से, अ कहां है, ये रहा, ऊ कहां है, ये रहा, तो कंठोष्ठ है, ये क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ को बोलते हैं कंठोष्ठ है, सही है। इसको किससे बनाते हैं मिलके, अ और इस वाले ओ से, अरे बनाते हैं ना, तो ये वाला अ किसमें है, कंठ में है, देखो, और ये ओ क्या है, कंठोष्ठ, तो इसे बोलेंगे कंठ कंठोष्ठ है, क्या बोलेंगे, कंठ कंठोष्ठ है, सही है, इसे क्या बोलेंगे, कंठ कंठोष्ठ। तो ये संयुक्त व्यंजन संयुक्त स्वर का उच्चारण स्थान के आधार पर समझ में आया, किसका यूज करने पे इनको बोल सकते हो, बढ़ गया और ऋषि मुनि के बारे में, ठीक है। देखो ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन एक ही है, वो ऊष्म व्यंजन कहो या संघर्षी व्यंजन कहो, बात एक ही है, स स स ह, ठीक है, इंक डाल दें, सही है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, च छ ज झ, लिख लेना इसको, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, च छ ज झ, ठीक है, च छ ज झ, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। र को, र जो होता है ना, इसको प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, र बोलने पे कंपन होता ज्यादा ना, तो इसको प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं, लुंठित व्यंजन। ऐसे ही ल होता है एक, ल, इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, पार्श्विक मतलब होता है उल्टा टाइप का, पार्श्विक व्यंजन। तो पहले ल ऐसे लिखते थे क्या, हाँ, तो उल्टा भी लिख सकते थे, यही से पार्श्विक का नाम है, आगे पीछे इसके समझ लिख सकते थे, जैसे यम हो रहा ना, यम
यम के तू हाई नहीं, यम के ऐसे लिखा चाहे ऐसे लिखा, आगे पीछे किसको घूमे भाई हमें ना रही पलटी के बाद तो बतिया लगे दाएं बाएं करवा दो, मतलब ये भी पार्श्विक व्यंजन टाइप का है लेकिन इंग्लिश में है। ठीक है, ल क्या है पार्श्विक व्यंजन, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो उसको दाएं बाएं घुमा के, और ये प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। सही है। अच्छा य और व जो होता है ना, य और व, इसको बोलते हैं अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं इसको? अर्ध स्वर। स्वरों की साधा से बोला जाता है य, देखो और आला में व ना, ऐसा लग रहा है, तो अर्ध स्वर बोलते हैं इसको। जो ये ह है ना, ह को बोलते हैं काकल्य वर्ण। क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण। ये पूछा गया है कई जगह, काकल्य वर्ण। ठीक है, ऊष्म व्यंजन बोलो, संघर्षी व्यंजन बोलो, काकल्य वर्ण बोलो ह को। ठीक है, इतनी बातें सही है। अच्छा, जो ये क वर्ग में जो पांचवा लेटर होता है जो सबसे पावरफुल है, इसमें जितने भी आते हैं उन सबको क्या बोलते हो? पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच, अरे पांचों पंचमाक्षर है, वो है पहला वाला पहला अक्षर बोल देगा, पंचमाक्षर नाम से लग रहा है, यही सब आना है। सही है ना? ये भी लिख लो, लिखना होगा। इसको क्या बोलते हैं? द्विगुण ना, द्विगुण बोलो, उत्क्षिप्त बोलो, संकर वर्ण या विकसित वर्ण ना, ये विकसित हुए हैं कहो ना अलग से है यही से। ठीक है, ये वाला तार वर्ण ना लाओ। हाँ, ये काकल्य वर्ण याद रहेगा ना? हाँ, पार्श्विक याद रही ना? ल। प्रकंपित या लुंठित र याद रहेगा ना, बोला र की आवाज में ज्यादा प्रकंपन होता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन याद रखना, च छ ज झ ना, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, संघर्षी भी है और स्पर्श व्यंजन भी है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ की 4, अंतस्थ की 4, ऊष्म की 4, द्विगुण की 2, संयुक्त अक्षर की 4 होगा ना? हाँ, अच्छा ये बता दो बस लास्ट क्वेश्चन, ऐसा वर्ड जो न व्यंजन है न स्वर है उसको क्या कहेंगे? क्लास माफ कर जा। अयोगवा। क्या कहेंगे? अयोगवा। तू पढ़ावा लिखावा दोनों नहीं बना रहा है। गोबर को मंत्रा गोबर। चलो ठीक है, कर लेना, रिवीजन हो जाएगा ना।